वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप लोगों का टर्म 1 एग्जामिनेशन सर पर है यानी होने वाला है और बहुत सारे आप लोगों में से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है। रीज़न स्टडी मटेरियल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। बहुत सारे सैम्पल पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज आपको ले रहे हैं और साथ ही साथ उस ढंग का जो क्वालिटी है वो है नहीं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक ही अवेलेबल नहीं है जिसके कारण वो लोग अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात करें, अगली बात करें तो बहुत सारे स्कूल में आईटी की पढ़ाई उतने अच्छे ढंग से हुई नहीं है जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। तो स्टूडेंट्स घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं बस 2 दिन में एकदम बिल्कुल कम समय में आईटी का, वो भी कंप्लीट तैयारी, तो ये आप सही जगह आए हैं, बिल्कुल सही जगह आए हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके बुक का ऑब्जेक्टिव है, सारे के सारे बुक के ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करने जा रहा हूँ एक बार, और साथ ही साथ इंटरनल क्वेश्चन। जी हाँ, इंटरनल क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर, तो आप लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ इंटरनल क्वेश्चन का संसार, और इसीलिए आज के इस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव संसार। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अपने सहायक खुशी कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ अमन जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सौरभ कुमार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इन तीनों के सहयोग से ही ये पॉसिबल हो पाया है। और साथ ही साथ आप लोगों का, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के समर्थन और सपोर्ट के कारण ही हम लोग मैं आपको ये चीज़ कंटेंट दे रहा हूँ। अगली बात करें तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये सहायता पहुँचे। मेरा यही मोटिव है, मेरा कोई पर्सनल इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी चैनल है। तो मतलब आप लोग कहेंगे कि अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों का भविष्य देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की प्रॉब्लम को दूर करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को दूर करना ही टीचर का सबसे बड़ा धर्म होता है और मैं वही निभा रहा हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए सहायता। और हाँ, और फ्यूचर में अगर चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहें और भी कई तरह की इन्फॉर्मेशन आप लेते रहें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस चैनल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरा मेन चैनल है योर अनुराग, उस पर आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ के वीडियोज़ को देखिए। वहाँ मैं स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, वो मेरा मेन चैनल है और उस पर ज़रूर मैं आप लोगों से सहायता मांगना चाहता हूँ। वहाँ पे आप लोग ज़रूर मेरी सहायता करें और उसके वीडियो को प्रमोट करें। तो हम लोग अब समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक को यहाँ देखते चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग पार्ट ए, जो कि आप लोगों का 2 भागों में आईटी को बांटा गया है, आप सबको पता है। तो उसमें से पार्ट ए, इससे मात्र आप लोगों का बहुत ही कम क्वेश्चन यानी 5 नंबर का क्वेश्चन ये आपको रहेगा, लेकिन 1 नंबर भी मायने रखता है एग्जामिनेशन में, इसीलिए तैयारी ज़रूरी है, चाहे वो 1 नंबर के लिए करें या 5 नंबर के लिए करें। तो चलिए सबसे पहला यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2 और इसको हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कम्युनिकेशन का मेथड कौन नहीं है? बॉडी लैंग्वेज, माउंटेन व्यू, नन ऑफ दिस। इसका आंसर सीधा होगा माउंटेन व्यू, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ये आपका आ जाता है किसमें? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। और माउंटेन व्यू ये आपका कोई कम्युनिकेशन में काउंट नहीं किया जाता, ना वर्बल में, ना विजुअल में, ना ही नॉन वर्बल में, इसीलिए इसका जो आंसर होगा माउंटेन व्यू। और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊं, क्योंकि आप लोग के पास उतना समय अब नहीं है। भविष्य में आने वाले वीडियोस में आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूर जरूर किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से वर्बल कम्युनिकेशन कौन नहीं है? पाई चार्ट ये विजुअल कम्युनिकेशन है, आवर ट्राई कलर नेशनल फ्लैग विजुअल कम्युनिकेशन है, यानी बोथ ए एंड बी। चलिए तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, इसमें से कम्युनिकेशन साइकिल का कंपोनेंट्स कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज कम्युनिकेशन साइकिल का पार्ट है, टारगेट यानी जहाँ पे मैसेज जाएगा वो भी कम्युनिकेशन साइकिल का पार्ट है, लेकिन डिसिप्लिन ये कोई कम्युनिकेशन साइकिल का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टोटली एब्सेंट इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस आप कर रहे हैं, किसी भी ढंग का कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो इनमें से कौन जो है वो टोटली एब्सेंट नहीं होगा? वो होगा नॉइज़। आप लोग कहेंगे कि सर साउंड और नॉइज़ में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। साउंड जो आप लोग बोलते हैं
और नॉइज़ जो शोर है, साउंड मतलब क्या, जो आपको मतलब दिक्कत नहीं होता है, और नॉइज़ जो आपको इरिटेट करता हो। तो अगर वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, विजुअल हो, इस तीनों की बात करें तो साउंड मान लीजिए कहाँ पे रहेगा, साउंड रहेगा कहाँ, तो जहाँ वर्बल है, ठीक है। लेकिन वर्बल भी तो एक तरह का कम्युनिकेशन है ना, और नॉइज़ जो है वो मायने नहीं रखता, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो या विजुअल हो, ये तीनों जगह रहेगा। इतना बदमाश है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फीडबैक, इनमें से कौन सा फीडबैक का टाइप नहीं है। समेटिव फीडबैक होता है, प्रिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कम्युनिकेशन बैरियर इज, कम्युनिकेशन बैरियर है क्या, तो ऑल ऑफ द अबव कंटेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के, मैं समय आगे नहीं बढ़ाना चाहता इसका। नेक्स्ट, एम्बिगिटी रेफर्स टू, एम्बिगिटी का मतलब क्या होता है, इसका आंसर भी बोथ ए एंड बी होगा, और आप लोग देख लीजिए उसका दोनों का ऑप्शन क्या क्या है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनिंग समथिंग, डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन कॉज्ड बाय मेकिंग डिफरेंट इन्फ्रेंसेस, इसी को एम्बिगिटी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ होगा, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, कीपिंग यूनिटी, कोहेरेंस एंड द एम्फेसिस ऑफ द मैसेज इन माइंड हेल्प अस इन। इतना अगर आप ध्यान देते हैं किसी भी सेंटेंस पर, तो इससे कोई भी जो मैसेज होता है वो क्लियर होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्लैरिटी ऑफ मैसेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज नॉट वन ऑफ द 7 सीज, 7 सी इनमें से कौन नहीं है। 7 सी अगर आप लोग जानना चाहते हैं 7 सी क्या है, तो इस चैनल पे ही बनाया हुआ है आपका वो प्लेलिस्ट में यूनिट 1 वाले में जाके देख सकते हैं 7 सी क्या होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो 7 सी में इनमें से कौन नहीं है, तो उसमें कंप्लीटनेस है, क्लैरिटी है, लेकिन कोऑपरेशन नहीं है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट जस्ट गिव सम हिंट ऑफ द आइडिया कंटेंट इन ए मैसेज इज, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि आपको बस आइडिया देती है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, तो वो है फ्रेज, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बस एक आइडिया देके रह जाता है। नेक्स्ट है ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेज डीलिंग विथ ए सिंगल टॉपिक, तो ये जानते हैं पैराग्राफ में क्या है कि हम लोग जो भी लिखते हैं पैराग्राफ में जितना भी सेंटेंस होगा, आपने गौर किया होगा, सारा का सारा कोई एक ही चीज़ से रिलेटेड होता है। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन है, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल, हाँ, स्मेल ऑफ लेमन, नॉन वर्बल, ठीक है। अब जैसे मैप ऑफ इंडिया और बुलेटिन बोर्ड विजुअल हो जाएगा, मैप ऑफ इंडिया विजुअल हो जाएगा, तो स्मेल ऑफ लेमन जो है आपका वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि हम लोग उसका जब हम लोग सेंट लेते हैं तो अच्छा फील करते हैं। और इस स्मेल से रिलेटेड भी आपको टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था जो कि आपके बुक में दिया गया है और एक्सप्लेन भी किया गया है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग वंस प्रेजेंट परफॉर्मेंस, अगर आप अपना प्रेजेंट परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए इनमें से कौन सा फीडबैक आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो इसके लिए स्पेसिफिक फीडबैक हेल्पफुल होता है। स्पेसिफिक यानी किसी विशेष चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेंडर ऑफ द मैसेज शुड एनालाइज द रिसीवर्स नॉलेज टू, सेंडर ऑफ द मैसेज शुड एनालाइज यानी जो मैसेज का सेंडर है उसको रिसीवर का नॉलेज एनालाइज करना चाहिए। क्यों? एक्सप्लेन हाउ रिसीवर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम हिज और हर मैसेज, वो इसीलिए कि जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ और किसी मतलब शॉर्टकट या सिर्फ इंग्लिश में समझा के या फिर सुपरफास्ट तरीके से अगर मैं आगे बढ़ जाता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अगर मुझे आपको अपनी बात समझानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन शोइंग कर्टसी टुवार्ड्स द रिसीवर, इनमें से कौन सा ये नहीं दर्शाता है क्या कि आपका रिसीवर के प्रति आप कर्टसी नहीं है, ठीक है। यानी मायने नहीं रखते भाई रिसीवर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बकर बकर करते रहे, ठीक है। तो इसमें 15 का सी होगा, मैक्सिमाइजिंग स्लैंग एंड जैर्गन, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग वो स्लैंग एंड जैर्गन, स्लैंग एंड जैर्गन का मतलब होता है क्या कि मतलब किसी बात को घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके बोलना। तो इससे क्या होगा, यूजर जो है, जो आपका श्रोता है, वो कहेगा दूर यार कहाँ पक रहे हैं, कहाँ फंस गए,
मेरे इस एक्सप्लेनेशन को सुन के तो कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा चलो भाई, लगे चाहे नहीं लगे, अभी तो मजबूरी है, इसलिए पढ़ो। बोरिंग लगे चाहे अच्छा लगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। सुनो और पढ़ो, याद भी करो। द सेंटेंस है डेट एक्सप्रेस सरप्राइज, एडमिरेशन, पीटी, सोरो एंड अदर फीलिंग्स इन ए एम्फेटिक वे आर कॉल्ड। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसमें आपको सरप्राइज फील हो, एडमिरेशन फील हो, पीटी फील हो और सोरो यानी कभी कभी दुख भी फील होता है। हाँ, दुख फील होगा नहीं जब इतना मेहनत से इतना वीडियो बनाते हैं और आप लोग ठीक से देखते नहीं हैं। चलिए, कम टू द यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पार्ट 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इन्हेंसेस योर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। जानते हो टेंशन दो तरह का होता है, एक जो बहुत मतलब बुरे काम के लिए होता है और एक क्या, तो अच्छे काम के लिए होता है। तो वैसा स्ट्रेस जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे उसको कहा जाता है क्या, तो स्ट्रेस। क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है टेंशन कहीं आदमी के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और घटा देता है, लेकिन हाँ ऐसा होता है। जैसे अभी आप लोग का स्ट्रेस क्या है, अभी आप लोग का स्ट्रेस नहीं, ये स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे मार्क्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, और जब अच्छा मार्क्स आप लोग लाएंगे तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं यानी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अनक्लटरिंग योर माइंड। इनमें से कौन सा चीज़ आपके माइंड को अनक्लटर करने में हेल्प करेगा, यानी शांत करने में हेल्प करेगा। जैसे माइंड आपका दिमाग खराब रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, तो इससे आपको रिकवर करेगा कौन, थॉट स्टॉपिंग। भाई सोचना बंद कर दो, ठीक है, जो कि आप लोगों से पॉसिबल तो है नहीं। नेक्स्ट, जनरल फीलिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इनहेंसेस योर। जो आपका सेल्फ अवेयरनेस है यानी स्व जागरूकता है, वो किस चीज़ की भावना को बढ़ाती है, तो सेल्फ मॉनिटरिंग। यानी अगर आप सेल्फ अवेयर रहेंगे तो अपने आप का मॉनिटरिंग खुद कर पाएंगे। और याद रही, और ये जो क्वेश्चन है आप लोग को याद होगा, जो मैंने सैम्पल पेपर को एक्सप्लेन किया है इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें भी ये क्वेश्चन है। और एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा, मैंने उस वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि अक्सर स्कूल उस सैम्पल पेपर का या उसमें मौजूद क्वेश्चन का यूज़ करेंगे आप लोग को प्री बोर्ड में, और इसमें भी आ सकता है। इसीलिए आप लोग उसको भी, उस वीडियो को भी अच्छे से देख के याद कर ले। टर्म 1 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का होने जा रहा है उसमें भी उससे क्वेश्चन रह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज योर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट एज अ मेंबर ऑफ ए टीम। इनमें से कौन सा आपके एबिलिटी को दिखाता है कि आप किसी टीम के में एज अ मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो है आपका इंटरपर्सनल स्किल्स। ये क्या होते हैं, वो आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में बुक में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ देख लीजिए। दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ। इंटरनल स्ट्रेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ, यानी आपका जो स्ट्रेस है, इंटरनल स्ट्रेस, वो आपको कब आएगा, तो पेंट अप वरीज, यानी क्या, तो जब आप लोग दुख में पड़ेंगे तब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू हैव लिस्ट कंट्रोल ओवर। इनमें से किस पे आपका कंट्रोल बहुत कम होता है। सर्वाइवल स्ट्रेस, इस पे रहता है, आप कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रेस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इस पे नहीं कर सकते। मेरी तो मत पूछो यार, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा घर एक चौक पर है और वहाँ पे तिराहा है, 3 रास्ते गुजरते हैं। चूँकि चौक है तो किसी का भी शादी हुआ या फिर कुछ भी तो सारा डीजे लाके यहीं बजाता है, जिसके कारण मेरा तो दिमाग खराब रहता है। इतना ज़्यादा साउंड सुन के कोई काम नहीं हो पाता, किसी से बात नहीं हो पाती है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, वातावरण से कभी कभी आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, यार भाग यहाँ से, दिमाग खराब मत कर, कहीं चले जाते हैं, या आपको ऐसा माहौल हो गया जहाँ से आप निकलने किसमें असमर्थ है, तो इस पर कंट्रोल आपका नहीं हो पाता है, बहुत रेयर होता है। चलिए नेक्स्ट है योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव मेथड्स ऑफ गेटिंग योर सेल्फ टू मूव फ्रॉम थाउट टू एक्शन इज योर। यानी आप क्या कर रहे हैं, टेंशन में हैं, सोच रहे हैं कि ये चीज़ करेंगे, लेकिन उसको करते कब है, तो सेल्फ मोटिवेशन के बाद। अपने आप को जब मोटिवेट कर रहे थे, हाँ मैं करूँगा, तो आप इसको कर पाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमैटिक इफोर्ट टू डायरेक्ट थाउट्स फीलिंग्स एंड एक्शंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ वंस गोल्स। ठीक है, यानी जो आपका सिस्टमैटिक इफोर्ट है, जो भी आप सोच रखते हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, उसको एक्शन में तब्दील करने के लिए, तो इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। यानी अपने आप को रेगुलेट कीजिए, काम हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम लोग यूनिट 3 बेसिक आईसीटी स्किल्स पर। ओके, यूनिट 3 में बेसिक आईसीटी स्किल्स पार्ट 2।
आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए इसमें देखते हैं, डैश कंटेंस ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर। ऐसा कौन सा जगह है कंप्यूटर में जहाँ पे सारे डिलीट किए हुए फाइल्स और फोल्डर्स मौजूद रहते हैं, तो वो है रिसाइकल बिन, जो कि आपने बचपन से पढ़ा है। द राइट बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप कंटेंस, ठीक है, राइट बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप कंटेंस। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ, ये जो एरिया है ये, इसको कहते हैं क्या, नोटिफिकेशन एरिया। क्या, तो राइट बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप नोटिफिकेशन एरिया। नेक्स्ट है, यू कैन इजीली रिस्टोर द डिलीटेड फाइल्स वंस अगेन फ्रॉम द डैश। सीधी सी बात है, रिसाइकल बिन जहाँ पे डिलीट होकर रखेगा वहीं से फिर ना हम लोग रिस्टोर करेंगे, तो एकदम याद करना आसान है। नेक्स्ट, मीन्स टू चैलेंज, डैश मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। यानी एग्जिस्टिंग यानी पहले से कोई फाइल और फोल्डर मौजूद है तो उसका नेम चेंज करने का प्रोसेस रीनेम कहलाता है। एकदम इजी क्वेश्चन है। यू कैन मूव अ फोल्डर बाय यूजिंग, आप किसी फोल्डर को अगर मूव करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, तो कट एंड पेस्ट का। याद रहे, कट का मतलब मूव ही होता है, कट का दूसरा नाम मूव होता है, ठीक है। और कट और कॉपी में क्या अंतर है मैंने पहले ही बता दिया था। कॉपी में जो अगर आप कॉपी करते हैं तो जो कंटेंट है वो पुराने लोकेशन पर भी मौजूद रहता है और न्यू लोकेशन पर भी आता है, लेकिन वही कट पेस्ट करते हैं यानी मूव करते हैं तो पुराने वाले लोकेशन से हट जाता है और नए वाले लोकेशन पे आ जाता है। What kind of software seems useful in the beginning but will cause damage to the computer once installed? शुरू में लगेगा अरे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जैसे क्लीन मास्टर वगैरह, शुरू में लगेगा आपको बहुत हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन बाद में जाके ये खतरनाक साबित होता है। कौन है, ट्रोजन हॉर्स है इसका आंसर। डैश फीचर ऑफ विंडोज 7 अलाउज यू टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज़। ऐसा विंडोज 7 का कौन सा फीचर है जो कि आपको आपके सारे डेटा का एक कॉपी रख लेता है जिसका यूज आप लोग भविष्य में कर सकते हैं, यानी अगर आपका सिस्टम डैमेज होता है तो आपको काम देगा, वो है बैकअप एंड रीस्टोर। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकएफी, सिमेंटिक एंड कैस्पर्स्की आर एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस। ये सारे के सारे एंटीवायरस हैं। नॉर्टन भी हो सकता है, K7 हो गया, कोई खील हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, ये सारे के सारे भी एंटीवायरस हैं और ये कॉमन चीज़ है, याद रखिएगा। ए डैश इज अटैच टू ए CPU फॉर कैप्चरिंग की स्ट्रोक्स। यानी अगर आपको हैकिंग का डर है तो आप CPU में एक छोटा सा हार्डवेयर प्रोग्राम लगा सकते हैं जिसको की लॉगर कहते हैं, जिससे कीबोर्ड कनेक्टेड रहता है। ये क्या करता है कि अगर आप जब नहीं है तो की लॉगर को ऑन करके छोड़ दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपके कीबोर्ड से कौन कौन सा बटन दबाया गया है ये रिकॉर्ड करके रख लेगा, ठीक है। तो ये बहुत काम का चीज़ है। ए कॉपी ऑफ डेटा विच इज़ यूज टू रिस्टोर एंड रिकवर द डेटा इज कॉल्ड, यानी डेटा का कॉपी जिसका यूज आप लोग डेटा को रिस्टोर या रिकवर करने के लिए करते हैं, तो जब जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था बैकअप, यानी बैकअप मतलब कॉपी ऑफ डेटा। नेक्स्ट है ए डैश इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज टू परफॉर्म सम टास्क। यानी यह एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी इंस्ट्रक्शंस का समूह है जिसका यूज हम लोग कुछ काम को करवाने के लिए करते हैं, वो है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के सुनता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग और हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करवाता है, सॉफ्टवेयर। यानी हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ऐसा करना है। कम टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट। इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, यानी इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। CPU, कीबोर्ड, MS वर्ड, तो ईजी सा क्वेश्चन है MS वर्ड, क्योंकि CPU और कीबोर्ड तो हार्डवेयर है। उसके बाद है ए डैश डज नॉट रिक्वायर ए होस्ट ऑन कंप्यूटर। यानी इसको फैलने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अकेला बादशाह है। कौन, तो वर्म, ये बेचारा अपने आप फैलता है, इसको दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पार्ट A ख़त्म हुआ। अब चलते हैं मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट B पर, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इसी से रहेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे रहेगा। किससे कितना क्वेश्चन रहेगा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था आपके सैम्पल पेपर वाले वीडियो में, ठीक है। और किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन बेहतर ढंग से किया हुआ। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए, ओके। हाँ, और हाँ, अगर आप लोग इतने देर में बोर हो गए हों तो आप लोग बीच में ब्रेक ले सकते हैं और फिर बाद में दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, ओके। क्योंकि बोर्ड माइंड में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेश माइंड में ही देखिए। चलिए देखते हैं, अगला है यूनिट 6 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, यानी ये वर्ड और राइटर से है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द कंट्रोल+1 यानी CTRL+1 शॉर्टकट बाय डिफॉल्ट अप्लाइज द।
CTRL+1 शॉर्टकट का यूज किसके लिए होता है? तो हेडिंग 1 स्टाइल डालने के लिए। वेयर इज़ द स्टाइल डेक अवेलेबल ऑन द राइटर इंटरफेस? राइटर इंटरफेस के किस तरफ स्टाइल डेक होता है? ठीक है, तो साइड बार इस साइड में होता है। जब आप राइटर खोलेंगे तो साइड बार इधर होता है। ठीक है, तो इधर ही आपको मिल जाएगा स्टाइल्स डेक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अप्लाई स्टाइल टू मैनी एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल्स डेक एंड डबल क्लिक ईच टाइम? यानी आप लोग इनमें से किसका यूज स्टाइल को अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं बिना स्टाइल डेक पर गए हुए या फिर स्टाइल डेक पे जाके बार बार डबल क्लिक बिना किए हुए? वो है फिल फॉर्मेट मोड। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। इन ऑर्डर टू डिलीट एन इमेज, यानी किसी भी इमेज को डिलीट करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिलीट एन इमेज इन राइटर क्लिक ऑन द इमेज एंड प्रेस डैश फ्रॉम कीबोर्ड। यानी अगर आप किसी इमेज को राइटर में डिलीट करना चाहते हैं तो कौन सा की आप डिलीट करेंगे कीबोर्ड से? सीधी सी बात है, डिलीट की। विच मेन्यू आइटम कैरीज द ग्रुप ऑप्शन इन राइटर? किस मेन्यू में आपको ग्रुपिंग का ऑप्शन मिलता है? तो याद रखिएगा, फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। ठीक है, ग्रुपिंग ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू एडिट एन इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम एन इमेज ग्रुप यू मस्ट क्लिक ऑन। याद कीजिए, आपका वीडियो इसमें डाला हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में 4-5 ऑब्जेक्ट पे हम एक ही बार में एक सेटिंग अप्लाई करें, तो ऐसे वो पॉसिबल नहीं होता। एक को सेलेक्ट करेंगे, दूसरा डिसेलेक्ट, दूसरा इसको सेलेक्ट करेंगे, ये डिसेलेक्ट। तो इसको अगर हम लोग ग्रुपिंग में डाल देते हैं तो एक बार में चारों सेलेक्ट हो जाता है और सारा सेटिंग एक बार में उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से ही अगर किसी एक को हमको कुछ उसमें एडिटिंग करना हो तो क्या करेंगे? तो हम लोग इंटर ग्रुप करेंगे। इंटर ग्रुप में जाके और किसी एक इंडिविजुअल आइटम को हम लोग एडिट कर सकते हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द टेम्पलेट्स ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू? फाइल मेन्यू में आपको टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा? तो फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, फिर वहाँ से टेम्पलेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम द टेम्पलेट्स डायलॉग। फ्रॉम द टेम्पलेट्स डायलॉग राइट क्लिकिंग ऑन द टेम्पलेट डज नॉट गिव विच ऑफ दिस? यानी टेम्पलेट डायलॉग में जाके हम लोग जब राइट क्लिक करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? ओपन आता है, सेट एज डिफ़ॉल्ट आता है, लेकिन क्रिएट कैटेगरी नहीं आता है। चलिए अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो अप टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स? इनमें से किस पे क्लिक करने के बाद टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स नहीं अपीयर होगा? तो फाइल, न्यू, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे नया, लेकिन यहाँ पे आप लोग टेम्पलेट्स को खोल रहे हैं दोनों फीचर का यूज करके। चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 10 में, विथ विच मेन्यू आइटम फ्रॉम मेन्यू बार डज द टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी TOC इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स ओपन्स अप? यानी किस मेन्यू में जाके आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा? तो वो है इंसर्ट मेन्यू। ओके, चलिए अगला है, फ्रॉम द टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी TOC ETC डायलॉग बॉक्स विच पेज कंटेंस ऑप्शन टू एडिट द स्टाइल ऑफ इंडेक्स आइटम? किस ऑप्शन में आपको स्टाइल को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा इंडेक्स आइटम में से? वो है स्टाइल। नेक्स्ट है, आफ्टर द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मॉडिफाइड, यानी जब डॉक्यूमेंट आपका मॉडिफाई हो जाए, क्लिक ऑन विच ऑप्शन विल अपडेट द TOC? यानी किस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग TOC को ओपन कर सकते हैं? अपडेट इंडेक्स। क्यों? क्योंकि आपको TOC को क्या करना है? अपडेट करना है। ठीक है, TOC टेबल ऑफ कंटेंट यानी क्या, तो आप लोग जब बुक पढ़ते हैं तो ऊपर में इंडेक्स दिया रहता है ना कि इसमें ये लेसन पढ़ना है, ये लेसन पढ़ना है, ये लेसन इतने पेज नंबर पे, ये लेसन इतने पेज नंबर पे, उसी को कहा जाता है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी इसमें पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द पाथ रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेल मर्ज विजार्ड? मेल मर्ज विजार्ड को एक्सेस करने के लिए आप कौन कौन सा स्टेप अपनाएंगे? तो टूल्स में जाएंगे, फिर मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑप्शन क्रिएट डू इन इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक स्टेप? यानी क्रिएट का क्या यूज है? इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक स्टेप में क्रिएट ऑप्शन का क्या यूज है? तो इसका यूज क्या है? तो एड्रेस लिस्ट को तैयार करना और डेटाबेस टेबल को तैयार करना, दोनों काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द एडजस्ट लेआउट स्टेप डू इन मेल मर्ज विजार्ड प्रोसेस? मेल मर्ज विजार्ड प्रोसेस में एडजस्ट लेआउट का क्या यूज है? तो इट फिक्सेस वेयर द एड्रेस ब्लॉक एंड सैल्यूटेशन शो अप ऑन द डॉक्यूमेंट। यानी जो एड्रेस ब्लॉक में सैल्यूटेशन है, यानी कहाँ पे, जैसे पूरे पेज में
मिस्टर कहाँ पे शो होगा, एड्रेस कहाँ पे शो होगा, ये हम लोग फिक्स कर सकते हैं किसका यूज़ करके, एडजस्ट लेआउट का यूज़ करके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अप्लाई स्टाइल्स एट मल्टीपल प्लेसेस क्विकली, यानी इसमें से किसका यूज आप लोग मल्टीपल प्लेसेस में स्टाइल को अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। तो फिल फॉर्मेट मोड, यानी बहुत सारे जगहों पे तुरंत आप अप्लाई स्टाइल्स कर सकते हैं फिल फॉर्मेट मोड का यूज करके। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेक नॉन एज फ्रॉम द साइड बार वेयर द स्टाइल्स कैन बी सेलेक्टेड, यानी उस डेक का नाम बताइए जो कि साइड बार में होता है और वहाँ से आप स्टाइल्स ले सकते हैं। तो याद कीजिए, थोड़ा देर पहले चर्चा हुई थी स्टाइल्स डेक, स्टाइल्स डेक याद रहे, स्टाइल ऑप्शन है और स्टाइल्स डेक का नाम है। नेक्स्ट है ऑन गिविंग ए डॉक्यूमेंट ए स्टाइल एंड ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द चेंजेस टू स्टाइल्स डेक विच डायलॉग बॉक्स ओपन्स अप ऑन द राइटर स्क्रीन, यानी जब हम लोग ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग स्टाइल का यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा राइटर स्क्रीन, कौन सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, तो वह क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है टू कॉपी एन इमेज फ्रॉम ए सोर्स टू ए टारगेट डॉक्यूमेंट, यानी इमेज को टारगेट डॉक्यूमेंट से सोर्स डॉक्यूमेंट से टारगेट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए इनमें से आप किसका यूज करते हैं। तो सेलेक्ट द इमेज टू बी कॉपीड, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको कॉपी करना है, सीधी सी बात है, बिना सिलेक्शन के आप कोई काम कर कैसे सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द डायलॉग बॉक्स फ्रॉम विच इट इज पॉसिबल टू क्रॉप एन इमेज बाय स्पेसिफाइंग द 4 मार्जिन्स, यानी किस डायलॉग बॉक्स का यूज करके आप लोग इमेज को क्रॉप कर सकते हैं मार्जिन डिफाइन करके। तो इमेज डायलॉग बॉक्स। इन व्हाट वे कैन यू लॉन्च द ड्राइंग टूल बार इफ नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरफेस, यानी इंटरफेस पे अवेलेबल नहीं है ड्राइंग टूल बार, यहाँ पे रहता है, अगर अवेलेबल नहीं है तो इसको लाएंगे कहाँ से। तो याद रख लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब बस एक ही जगह मिल जाएगा। अगर कोई टूल बार अपीयर नहीं हो रहा है तो वो कहाँ से अपीयर होगा, व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे और फिर ड्राइंग में जाएंगे तो आपका अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है इफ़ यू यूज़ कॉर्नर हैंडल्स हाउ मेनी रिसाइज हैंडल्स विल बी देयर अराउंड द इमेज, अगर आप इमेज को रिसाइज करना चाहते हैं तो उसके हैंडल्स की संख्या कितनी होती है, यानी देखते होंगे कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे, एक ऊपर डॉट, नीचे डॉट, लेफ्ट डॉट, राइट डॉट, ऊपर में टॉप में लेफ्ट राइट डॉट और फिर साइड में 2 डॉट, यानी टोटल इसकी संख्या 8 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन्स अप ए द टेम्पलेट डायलॉग, टेम्पलेट डायलॉग इनमें से किसकी सहायता से हम लोग खोल सकते हैं, तो वह फाइल, न्यू और टेम्पलेट्स, याद कर लीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग बोर हो गए हों तो वीडियो को पॉज करके और फिर बाद में आगे के वीडियो को देखें, ठीक है, लगातार नहीं देखें, लगातार देखने से आप भूल जाएंगे, ओके, लेकिन पूरा देख जाएं तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। चलते हैं हम लोग यूनिट 7 में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड में, ओके। द टूल्स प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सीट कैन बी यूज टू, यानी टूल्स मेन्यू में जाओ, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाओ, फिर सीट में जाओ। इतना करने के बाद आप क्या काम कर सकते हैं, तो सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स, जब आप सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो तो उसके नीचे वाले पार्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है, कॉपी बैक, ठीक है, कॉपी बैक ऑप्शन मिलता है, कॉपी इन कॉपी आउट नहीं मिलेगा आपको, कॉपी बैक मिलेगा, प्रोटेक्ट द सीट का ऑप्शन मिलता है और भी बहुत सारा मिलता है। इन कैल्क इफ़ यू टेक मल्टीपल इनपुट्स फॉर एन इक्वेशन एंड प्रोड्यूस एज मैनी आउटपुट्स इट इज़ नॉन एज, अगर आप कैल्क में बहुत सारा इनपुट लेते हैं और उसी के हिसाब से बहुत सारा आउटपुट भी देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मल्टीपल ऑपरेशंस, मीन्स मल्टीपल आउटपुट्स फॉर मल्टीपल इनपुट्स इज कॉल्ड मल्टीपल ऑपरेशंस। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू ऐड अ सीट टू द कैल्क फाइल, कैल्क फाइल में अगर आप एक नया सीट ऐड करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा तरीका सही है, ठीक है, तो दोनों तरीका सही है, यानी ऐड सीट बटन पर भी हो जाएगा और इंसर्ट में जाएंगे और सीट पे दबाएंगे तो भी हो जाएगा। नंबर 5 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस टू ए फाइल एंड टू ए हाइपरलिंक, ठीक है, तो फाइल में जो है ट्रिपल स्लैश यूज होता है और हाइपरलिंक में डबल स्लैश यूज होता है, एकदम ईजी है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू
dash to a different location from within a spreadsheet and can lead to other parts of the current file to different files or even to websites। ये यहीं के लिए अलाउड नहीं है, ये किसी भी जगह के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर एक ही होगा, जंप। आप लोग भी देखते होंगे, गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, ब्लू कलर में लिंक दिखता है, जब उस पर टच करते हैं तो फिर आपको जंप करके यानी दूसरे जगह पे ले जाता है। कम टू द नंबर 7, ईच यूजर हु वांट्स टू कोलैबोरेट शुड बी श्योर टू इंटर ए नेम ऑन द, यानी अगर आप लोग पेज को कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो आपको नेम इंटर करना पड़ेगा कहाँ, तो टूल्स मेन्यू, ऑप्शंस, लिब्रे ऑफिस और यूज़र डेटा पेज पे। क्यों? क्योंकि ये आपका पेज है और नेम आपका यहीं पर आएगा। लॉजिक है, कॉमन लॉजिक। क्लिकिंग ऑन इंसर्ट कमेंट अलाउज टू, अगर आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसकी सहायता से आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड कमेंट, ऐड कमेंट मतलब क्या? अब जैसे किसी सेल में क्या वैल्यू डाला हुआ था या इसमें क्या वैल्यू डालना है, तो बगल में पॉपअप की तरह बलून निकलेगा और वहाँ पे दिखाएगा कि भाई इसमें ये इस तरह का डेटा आप इंटर कीजिए। कमेंट उसी को कहते हैं। इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड चेंजेस यू मस्ट फर्स्ट क्लिक ऑन, अगर आप रिकॉर्ड चेंज करना है या कोई भी चेंजिंग हो रहा है आपके कंप्यूटर में और इसको अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इनमें से किसका यूज करेंगे? तो इसमें से आप यूज करेंगे एडिट मेन्यू में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और फिर रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। द मैक्रो नेम्स एज इंटर्ड इन कैल्क आर, याद रहे मैक्रो नेम, जो आप लोग मैक्रो क्रिएट करेंगे तो उसका जो नाम होगा वह केस इनसेंसिटिव होगा। केस इनसेंसिटिव, इसका मतलब क्या? केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मतलब क्या? अगर आप नाम कैपिटल में डाले हैं तो कैपिटल में ही डालना पड़ेगा, ठीक है, ये केस सेंसिटिव हो गया। और केस इनसेंसिटिव क्या हुआ कि भाई वो कैपिटल डालो स्मॉल डालो मतलब नहीं है, नाम वही रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ यू चूज टू डिसेबल मैक्रोज, आई एम सॉरी यहाँ पे केस सेंसिटिव होगा मैक्रो। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ यू चूज टू डिसेबल मैक्रोज देन व्हेन द डॉक्यूमेंट लोड्स कैल्क कैन, अगर आप लोग मैक्रो को डिसेबल करना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने मैक्रो को डिसेबल कर दिया तो कौन सा डॉक्यूमेंट, देन व्हेन द डॉक्यूमेंट्स लोग, और जब डॉक्यूमेंट लोड होगा यानी जब डॉक्यूमेंट खुलेगा तो क्या करेगा? तो नो लॉन्गर फाइंड द फंक्शन, तो उसको क्या होगा? फंक्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मैक्रो को डिसेबल कर दिया है तो बेचारा को फंक्शन मिलेगा कहाँ से? ठीक है। नेक्स्ट है आर्गूमेंट्स पास टू ए मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज, जो भी आर्गूमेंट पास किया जाता है मैक्रो में, कैल्क में, वो हमेशा क्या होगा? वैल्यूज होगा। VVI क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में कि आर्गूमेंट्स पास टू ए मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज वैल्यूज। इसको एकदम रट्टा मार जाइए, ज़्यादा चांस आने का इसको। नेक्स्ट है द कंसोलिडेट ऑप्शन इज पार्ट ऑफ द, कंसोलिडेट ऑप्शन किसका पार्ट है? डेटा मेन्यू, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम शीट यूज डैश। कंसोलिडेट ऑप्शन, कंसोलिडेट ऑप्शन यानी अगर आप डेटा को कंसोलिडेट करना चाहते हैं एक ही सीट या अलग सीट से तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है एक बार मैं आप थोड़ा सा समझा देता हूँ। कंसोलिडेट मतलब होता है कि सीट 1 पे एक आपका ग्रुप ऑफ डेटा है और सीट 2 पे ग्रुप ऑफ डेटा, आप चाहते हैं कि सीट 2 और सीट 1 वाला दोनों जगह डेटा एक ही जगह आ जाए, ठीक है, यानी 2 वाला भी 1 पे ही जोड़ लेना चाहते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं कंसोलिडेट का। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट डेटा, सॉरी बता चुके हैं। द व्हाट इफ सिनेरियो फीचर अलाउज यू टू क्रिएट, व्हाट इफ सिनेरियो का यूज आप लोग को क्या करने की आज़ादी देता है? तो डिफरेंट केसेस ऑफ इनपुट, अलग अलग केस डालिए इनपुट के लिए और उसके हिसाब से आप क्या लीजिए? आउटपुट लीजिए। और प्रेडिक्ट भी यहाँ पे वैल्यू को किया जा सकता है। अंडर द मल्टीपल ऑपरेशंस फीचर, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, इसका आंसर 15 का आंसर जो है वो बी ही होगा, प्रेडिक्ट्स द वैल्यूज़, क्योंकि व्हाट इफ सिनेरियो वो आपको वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है कि अगर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। मतलब कहने का मतलब अगर हम ये वैल्यू डालते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा और ये वैल्यू डालते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इसका आंसर बी होगा। आई एम सॉरी। चलिए चलते हैं नंबर 16। अंडर द मल्टीपल ऑपरेशंस फीचर
यू में क्रिएट डैश बेस्ड ऑन डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जब मल्टीपल ऑपरेशन हम लोग फीचर का यूज करते हैं तो हम लोग अलग अलग इनपुट वैल्यूज़ के लिए मल्टीपल आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग इनपुट वैल्यू, अलग अलग आउटपुट। इफ़ यू हैव अ सेट ऑफ इनपुट्स दैट वर्क टुगेदर टू गिव वन आउटपुट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कैल्क बेस्ट फाइंड्स इनपुट वैल्यूज़ फॉर एन आउटपुट। अगर आपको बहुत सारा इनपुट है आपके पास और एक आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? गोल सीक। गोल सीक क्या होता है? गोल सीक का यूज़ समझ लीजिए क्या होता है गोल सीक का, कि जैसे आप लोगों के पास आपने 6 सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया, 5 में आपका नंबर आपको पता है कि मुझे इतना नंबर है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 5 वैल्यू इनपुट कर देते हैं और ये वहाँ पे गोल सीक बनाते हैं कि अगर मुझे A1 करना है तो मुझे छठे सब्जेक्ट में और कितना नंबर लाना पड़ेगा, यानी कितना नंबर लाना पड़ेगा छठे सब्जेक्ट में ताकि मैं A1 कर जाऊं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, मल्टीपल इनपुट ले रहे हैं, आप 5 इनपुट ले रहे हैं और एक आउटपुट चाह रहे हैं उसका, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे किसका? गोल सीक का। अब देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर एन इनपुट। अब क्या, तो उसी में अगर मिनिमम और मैक्सिमम हमको वैल्यू चाहिए, पॉसिबल वैल्यू कि मिनिमम हमको इतना होना चाहिए और मैक्सिमम हमको इतना होना चाहिए, तो हम लोग फिर गोल सीक का यूज नहीं करके सॉल्वर का यूज करेंगे। दोनों सेम है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। विच सीक्वेंस ऑफ मेन्यू आइटम्स एंड कमांड्स लेट यू शेयर अ डॉक्यूमेंट। इनमें से आप किस कमांड का यूज करके डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं? तो टूल्स मेन्यू में जाइए, शेयर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू एडिट एन ऑलरेडी इंटर्ड कमेंट इन ए सेल। अगर किसी सेल में कमेंट डाला हुआ है तो उसको एडिट कैसे कर सकते हैं? तो इसका तरीका आसान है, क्या, तो राइट क्लिक कीजिए उस सेल पर और फिर एडिट कमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए तो आप कमेंट को एडिट कर पाएंगे। चलते हैं लास्ट यूनिट पर, जो कि है यूनिट 8 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे संभवतः 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको क्या किया है ना कि आधा अभी आपको टर्म 1 में पूछ लेगा और बाद बाकी जो बच जाएगा वो उसको पूछेगा टर्म 2 में। आधा नहीं, ये लेसन 30% ही इसमें ले रहा है, ठीक है, तो उतना ही क्वेश्चन का आपको तैयारी भी करवाया जा रहा है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म फॉर डेटा। डेटा के लिए सिंगुलर फॉर्म क्या यूज होता है? तो वह है डेटम। डेटम से ही, यानी सिंगुलर हो गया डेटा, डेटम, उसके बाद उसका प्लूरल हो गया डेटा। नेक्स्ट है, ए कॉलम विद इन ए टेबल दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए फील्ड। यानी अगर आप कोई टेबल है और टेबल में है और वो टेबल में कॉलम है, कॉलम का आप एक गुण देखते होंगे, चाहे जो भी है तो उसमें एक ही तरह का इन्फॉर्मेशन रहेगा। अब जैसे नेम है तो ये आपको आप ध्यान दिए होंगे, नेम है तो नेम ही होगा, डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ ही होगा, तो उसको कहते हैं क्या? फील्ड। फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। फील्ड को हम लोग और क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज नॉन एज, यानी बहुत सारा रिकॉर्ड अगर एक जगह फीड किया हुआ है तो फिर वो क्या बन जाता है? फाइल बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। व्हाट स्टोरेज स्पेसेस डज द टीनी इंटीजर डेटा टाइप ऑक्यूपाई इन ए बेस टेबल, ठीक है, यानी अगर आप टीनी इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं टेबल में तो कितना साइज लेगा, कितना जगह लेगा? तो 1 बाइट लेगा। टाइम डेटा टाइप 4 बाइट लेगा। बिग इंट डेटा टाइप 8 बाइट लेगा, ठीक है। अब देखिए, इन विच व्यू ऑफ द टेबल कैन यू व्यू द फॉर्मेट ऑफ द टेबल, ठीक है, यानी आप किस व्यू में, बहुत सारे व्यू होते हैं ना, डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, तो इनमें से किस व्यू में आप टेबल का फॉर्मेट देख सकते हैं? तो है डिज़ाइन व्यू। इसमें आप टेबल का फॉर्मेट कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, विच डायलॉग बॉक्स अलाउज एडिशन ऑफ टेबल्स टू ए क्वेरी। इनमें से किस डायलॉग बॉक्स का यूज आप लोग टेबल क्वेरी में एडिशन के लिए करते हैं? तो ऐड टेबल्स, ठीक है। विच डायलॉग बॉक्स अलाउज एडिशन ऑफ टेबल टू ए क्वेरी, यानी सॉरी, क्वेरी जब क्रिएट करते हैं तो टेबल को ऐड करने के लिए, क्वेरी बनाने के लिए टेबल को ऐड करना होता है, यानी इस टेबल के लिए हमको क्वेरी क्रिएट करना है, तो किस डायलॉग बॉक्स का यूज हम लोग करते हैं? तो हम लोग ऐड टेबल्स डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज मोस्ट लाइकली नॉट 1:1, ठीक है। इसमें से
कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज मोस्ट लाइकली नॉट 1:1, यानी 1:1 के लायक नहीं है, वह है स्टूडेंट टीचर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे और टीचर एक, तो 1:1 हुआ नहीं हुआ। वह स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर, ठीक है, एक साल में किसी स्टूडेंट का एक ही रैंक। तो ये हो गया, आपको याद हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम आपको ले चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, यानी जो इम्पोर्टेंट जो इंटरनल क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पे हम आपको ले चल रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ पे अब ब्रेक ले लें। अगर आप लोग लगातार देख रहे हैं तो वीडियो को यहीं ओवर कर दें और बाद में आके फिर से इसको आगे का वीडियो देखें, ओके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग इंटरनल क्वेश्चंस पर। लेकिन इंटरनल क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, उसका आंसर बताऊं या फिर उस पर बात करूं, एक रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, वो लाभान्वित हों। इतना जो मेहनत कर रहे हैं वो मेरा मेहनत सफल हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। क्योंकि अगर ऐसा आप लोग नहीं करते हैं तो फिर मेरा मेहनत बेकार जाएगा, जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं पाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुंच नहीं पाएगी और फिर मेरा मेहनत जो है वो विफल हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को शेयर करें और उसको बोलें कि भाई यहाँ से तैयारी करो तुम। चलिए अब देखते हैं कुछ इंटरनल क्वेश्चंस। कुछ क्या, बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चन हैं। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है यार, 3-4 दिन, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लग गया। और इधर फेस्टिवल को लेके टाइम था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी टाइम निकाल के किसी तरह से किया हूँ। और अभी भी देख रहे होंगे टाइम नीचे आपको दिख रहा होगा। रात में जग जग के उल्लू की तरह करना पड़ता है, क्या करें आप लोग के लिए। तो देखिए, पहला पॉइंट है वर्बल कम्युनिकेशन इनेबल्स अस टू शेयर आवर थॉट्स विथ अदर्स बाय यूजिंग वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने भावनाओं को किस रूप में शेयर करते हैं? वर्ड्स के रूप में, चाहे बोल कर हो या लिख कर हो। तो ये देखिए वर्ड्स ये हाईलाइट किया हुआ है, जो वर्ड्स हाईलाइट है समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव वहीं से बरस सकती है ना। और बाबा थे कौन वाले, निर्मल बाबा, यहीं पर कृपा रुकी है बच्चे, यहीं पर कृपा रुकी है, ठीक है। तो समझ जाना, जहाँ बोल्ड किया हुआ है, जो लेटर हाईलाइटेड है, तो कृपा वहीं पे मिलेगी। द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेज डेट वी यूज एज अ पार्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स ऑल्सो नोन एज लेक्सेमस एंड ग्रामर्स बाय विच द सिम्बॉल्स आर मैनिपुलेटेड। जो भी हम लोग रिटन लैंग्वेज या स्पोकन लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, ठीक है, उसको सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स के माध्यम से करते हैं और ग्रामर्स के रूप में करते हैं। तो सिम्बॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं, जिसका यूज हम लोग कम्युनिकेशन में करते हैं, उसको कहते हैं लेक्सेमेज, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनेबल्स अस टू शेयर आवर थॉट्स विथ अदर्स बाय यूजिंग एनीथिंग अदर देन वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग जो है अपने थॉट्स को शेयर किससे करते हैं? तो भाई इशारों में, यानी वर्ड्स का यूज वहाँ नहीं करते हैं। Next, one of the disadvantage of non-verbal communication is that it is not an absolute language that can be interpreted same by both the sender and receiver. Non-verbal communication का एक सबसे खतरनाक, यानी कहो तो बहुत बड़ा खराबी क्या है कि इसका इंटरप्रिटेशन मैं कुछ और समझ सकता हूँ और आप कुछ और समझ सकते हैं, है ना। अब मान लो कि मैं मजाक से किसी को, होता है ना कि चल भाई जोक बोल रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो भाई विंक कर देते हैं, आंख मार देते हैं ऐसे करके। क्या पता मान लो कि किसी लड़की के सामने ऐसा हो गया, तब तो फिर हो गए लेने के देने, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है, ओके। इसलिए ये जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका बहुत बड़ा खराबी है। अगला क्या समझता है और आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ी खराबी है। चलिए देख लेते हैं आगे। विजुअल कम्युनिकेशन, याद रहे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। विजुअल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिक कम्युनिकेशन। इसको याद कर लीजिए, विजुअल कम्युनिकेशन को हम लोग ग्राफिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन का विजुअल प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे मैप हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, यानी विच इज़ नॉट। इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन साइकिल का पार्ट नहीं है, जैसा आपको ऊपर एक क्वेश्चन आया था उसी हिसाब से। तो यहाँ सबको याद कर लीजिए कम्युनिकेशन साइकिल के पार्ट कौन कौन से हैं, इसको रट्टा मार लीजिए, ताकि अगर आए कि इनमें से कौन नहीं है तो आप लिख पाएँ। इनमें से कौन है तब तो बता ही दोगे, लेकिन कौन नहीं है तब समस्या है,
फॉर्मेटिव फीडबैक क्या होता है? फॉर्मेटिव फीडबैक इज गिवन थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, यानी जब तक आप सीख रहे होते हैं तब तक आपको ये फॉर्मेटिव फीडबैक मिलता है। जैसे आपका फॉर्मेटिव एग्ज़ाम होता है ना बीच बीच में, ठीक है, सबमिट, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव या उसको क्या बोलते हैं, एफए, है ना, एफए बोलते हैं आप लोग, तो या फिर सेल्फ असेसमेंट, नो, ये फॉर्मेटिव ही बुलाता है। तो जब आप लोग फॉर्मेटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें देखना कि टीचर उसमें रिमार्क्स देते हैं, ठीक है, मार्कशीट पे मतलब A1 A2 इस तरीके से लिखा रहता है, या फिर गुड वेरी गुड मिलता है। उसके बाद समय ये क्या है, तो निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला फीडबैक है ये, बराबर चलने वाला। और समेटिव फीडबैक क्या है, तो भाई आपको काम के अंत में मिलता है, जिसमें देखेंगे जब आप लोगों को फाइनल रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो वहाँ पे आपका लिखा रहता है रिमार्क्स, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, ये सब। फीडबैक दो तरह के हो सकते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव में क्या अंतर है, तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में आपको गुड, वेरी गुड, पुअर ये सब रहता है, यानी उसमें डिटेल नहीं रहता है, ठीक है, यानी आपको बस जानकारी दी जाएगी कि आपकी स्थिति क्या है। और प्रिस्क्रिप्टिव फीडबैक में क्या है कि भाई तो सुधरेगा कैसे, सुधरेगा कैसे ये बताया जाता है। क्या देखते होंगे टीचर वहाँ नीचे लिखते हैं ना, प्लीज़ इम्प्रूव योर राइटिंग, लिखाता है ना जी, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर। क्या होता है इंट्रा पर्सनल, तो सेवरल फैक्टर्स प्रेजेंट विद इन अस कैन समटाइम्स पोज हर्डल इन आवर कम्युनिकेशन बोथ इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, यानी कुछ ऐसे कम्युनिकेशन बैरियर जो कि हम लोग के अंदर मौजूद हैं और हम लोग को कम्युनिकेशन करने में दिक्कत करते हैं, इसको कहते हैं क्या, इंट्रा पर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है, तो दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट आउटसाइड एन इंडिविजुअल्स ऑन सेल्फ इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, यानी एंड और क्या है, आर रिलेटिवली आउटसाइड द इंडिविजुअल्स कंट्रोल। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर में जो भी आपको बैरियर आता है वो आपके अंदर में होता है और आप उस पर काबू पा सकते हैं। जैसे घबराहट, कोई टीचर बुलाए ब्लैक बोर्ड पे लिखो, पूरा कांपने लगे, लेकिन क्या उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर। और दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर, ये आपके और अगले के बीच में होता है और ये आपके कंट्रोल के बाहर होता है। जैसे अगला आदमी गुस्से में है, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और अगला आदमी आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। तीसरा हो गया क्या, इन्वायरमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें क्या होता है, तो ये आपका क्या है, तो दीज फैक्टर्स लाई आउटसाइड द 8 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल के 8 कंपोनेंट से अलग होता है, यानी वैसा कम्युनिकेशन बैरियर जो आपको बाहर से डिस्टर्ब करता हो, जैसे बाहर से आती हुई आवाज़ें आपको बात करने नहीं देती। ये देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक मस्त बन रहा है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द फोर्थ इकोनॉमी। वैसा इकोनॉमी जो अभी भारत का चल रहा है, क्या, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इसको हम लोग फोर्थ इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। 7C अभी ऊपर बात कर रहा था मैं, 7C कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए 7C यहाँ पे दिए हुए हैं, डिटेल्स उसका एक्सप्लेंड है प्ले लिस्ट में, वहाँ से जाके समझ सकते हैं। लेकिन 7C अगर याद करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को देख लेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, काइंड्स ऑफ सेंटेंस देख लेंगे, उसका पार्ट्स कौन क्या क्या होता है, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट, फ्रेजेज होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल्स, इतना चीज़ आप लोग देख लेंगे तो आपका ये इंटरनल क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। एक बात जान लीजिए, जितना मैं अभी आपको तैयारी करवा रहा हूँ, जितना चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसको पूरा का पूरा समझ लें, याद कर लें, तो 25 आउट ऑफ 25 आप 100% ले आएंगे। जी बिल्कुल ले आएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको अच्छी तरीके से देख लें। चलते हैं यूनिट 2 के इंटरनल पे। स्ट्रेस का डिफिनीशन शॉर्टकट में पूछा जा सकता है आपसे, यानी वो मल्टीपल चॉइस में देगा। स्ट्रेस मीन्स, तो नीचे में ऑप्शन प्रेशर, सीधा, ठीक है। और अगर क्या, तो डैश इज टेंशन और वरी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स इन वंस लाइफ ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, तो इसका होगा स्ट्रेस, यानी यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों के लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स के कारण वो पूरा का पूरा डिफिकल्टी में यानी प्रॉब्लम में पड़ जाता है, उसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, इज ए चार्ज ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का इंटरनल कंडीशन है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल सिचुएशंस के कारण पैदा होती है।
जहाँ पे मैंने आपको बताया था स्ट्रेस मतलब गुड स्ट्रेस और डिस्ट्रेस मतलब निगेटिव स्ट्रेस। अच्छा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस, और अगर बुरा स्ट्रेस है तो डिस्ट्रेस। ठीक है, और क्या, तो आप लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी देख लेंगे बुक से डिटेल में। देन है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, तो ये पूछा जा सकता है आपको। तो सेल्फ अवेयरनेस रेफर्स टू योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, यानी आप का नॉलेज कैसा है आप अपने प्रति, और आप अपने आप को कितना समझते हैं, इसी को कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे आपको अपने इमोशंस मालूम है कि नहीं, बिलीव्स, वैल्यूज़, बाइसेस, नॉलेज, बेस, एबिलिटीज़, मोटिवेशंस, इंटरेस्ट, ये आपको अपने बारे में मालूम है कि नहीं, इसी को कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस। और देन है लास्ट है सेल्फ मोटिवेशन। क्या है, तो टू योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव मेथड्स ऑफ गेटिंग योर सेल्फ टू मूव फ्रॉम थॉट टू एक्शन। सेल्फ मोटिवेशन क्या भाई, पहले से एकदम मौन व्रत धारण किए हुए या दुखी है, सोच रहे हैं, मन में प्लान है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचने से नहीं होगा। जब उसी सोच को आप शौचालय में, सॉरी वो विद्या बालन बोली थी, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, इसलिए बोला गया। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन कब होगा, सेल्फ मोटिवेशन तब होगा जब आप लोग अपने थॉट्स को एक्शन में बदलते हैं। ओके, तो चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं ICT स्किल्स का, यानी यूनिट 3 का इंटरनल क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो लेकिन इजी है, आप लोग बचपन से पढ़े हैं तो इसको बता दे रहे हैं। फिर हम लोग फिर मेन पार्ट पे चलेंगे। देखते हैं यूनिट 3 कंप्यूटर में ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा। ए डैश इज ए डिवाइस डेट मैनिपुलेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी वैसा डिवाइस जो कि आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करता है। कौन, कंप्यूटर। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ये भी पूछ सकता है कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो आप लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 3 तरह के हैं। इंटरैक्टिव, यानी जिसको हम लोग GUI बेस्ड बोलते हैं। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दूसरा हो गया रियल टाइम, और तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें हम लोग ग्राफिक्स और आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। ये GUI बेस्ड है, और इसमें हम लोग सारा अधिकतर काम कंप्यूटर माउस की सहायता से करते हैं। देखिए अभी भी बेचारा मूव कर रहा है। दूसरा है RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका यूज हम लोग मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या इंडस्ट्रियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, यानी वैसा कंप्यूटर, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कोई भी सेटिंग बस थोड़ी देर के लिए रहती है और छोटा मोटा डिवाइसेस में लगाया रहता है, जैसे प्रिंटर में, ठीक है, AC में, इसमें सब में RTOS ही लगा रहता है। देन है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटा हुआ। नाम से ही पता चलता है कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, किस पे, कंप्यूटर नेटवर्क पे, याद रखना, नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड OS हम लोग यूज़ करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट मैनेजेज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक्स देम अपीयर टू बी सिंगल कंप्यूटर इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नेटवर्क पे 50 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर रहता है ना, लेकिन अगर GUI यूज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि चलो भाई एक ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर डिस्ट्रीब्यूटेड OS यूज़ करते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम ग्रुप में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हम सिंगल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड OS, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड OS कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम और दूसरा पीयर टू पीयर सिस्टम। पीयर टू पीयर सिस्टम में सबके पास अपना अपना सिस्टम होता है और सब अपने आप का मालिक होता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और क्लाइंट सर्वर में क्या है, सर्वर जो कि एक मेन कंप्यूटर होता है और उससे बाकी के दूसरे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, जिसको क्लाइंट नोड्स या वर्क स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, क्लाइंट्स नोड्स या वर्क स्टेशन कहा जाता है, और सभी के सभी एक मेन कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, जिसको हम लोग सर्वर कहते हैं, और ये सर्वर ही सबको सर्विसेज देता है। नेक्स्ट है द नेक्स्ट स्क्रीन डेट अपीयर्स ऑन योर मॉनिटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप, यानी जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहला स्क्रीन आपके सामने में जो आता है उसको कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, टास्क बार। टास्क बार इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। ये देख रहे हो टास्क बार, ये जो आपको बॉटम में दिख रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इसी को टास्क बार कहा जाता है। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, तो लेफ्ट बॉटम साइड, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार, ये रहा स्टार्ट बटन।
ओके चलिए, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। जो भी डेस्कटॉप पे हम लोग स्मॉल पिक्चर्स का यूज़ कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए ये सारे के सारे क्या हो गए? आइकन्स हो गए। ए फाइल कंटेंस ए पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। फाइल अपने आप में क्या रखता है? तो जानकारियाँ रखता है, ठीक है, कंप्यूटर पे। विंडोज़ और प्लस आर की का यूज किस लिए करते हैं? रन विंडो को लॉन्च करने के लिए। जैसे विंडोज़ प्लस आर अगर हम लोग दबाएंगे ये, तो देखिए रन विंडो अपीयर हो गया, ठीक है। चलिए, ए फोल्डर कैन होल्ड ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एज वेल एज इट कैन कंटेन अदर फोल्डर्स इन इट, ठीक है। एक फोल्डर जो है अपने अंदर में फाइल्स को भी रखता है और बाकी के दूसरे फोल्डर्स को भी रखता है। फोल्डर्स इनसाइड फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर, यानी फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको हम लोग कहते हैं सब फोल्डर, ठीक है। चलिए, अगर कंप्यूटर थ्रेड्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स दैट कैन अफेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम। पहला नेचुरल थ्रेड, यानी प्रकृति के द्वारा की गई डिस्टर्बेंस कंप्यूटर को, और दूसरा ह्यूमन थ्रेड्स। हाँ, हम लोग का तो भाई इंसान तो पुराना आतंकवादी है। चलिए देखते हैं, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ये क्या है? तो दिस इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच सीम्स यूजफुल इन द बिगनिंग। मैंने अभी बताया था कि आपको लगेगा कि यूजफुल है, लेकिन बाद में आपके सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। वर्म क्या है? तो ये वर्म जो है वो कोरोना वायरस के जैसे है, यानी एक बार अगर वो वर्म घुसा तो अपने आप का रेप्लिकेट करते चला जाएगा, यानी अपने आप का नकल करते तैयार करते चला जाएगा और पूरा का पूरा हार्ड डिस्क को ब्लॉक कर देगा, जाम कर देगा, जगह ले लेगा बहुत ज़्यादा। 1 KB का शुरू में आएगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा 1 TB तक फैल सकता है। ये बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद है स्पाईवेयर। स्पाई नाम ही से पता चलता है जासूस। ये जब आपके सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके सारे गुप्त सूचनाओं को, यानी आप क्या ब्राउज कर रहे हैं, आप क्या पासवर्ड डालते हैं, ये सारा कुछ जो है वो थर्ड पार्टी यानी जिसने इसको बनाया है उसको ये सारा जानकारी भेज देता है गुप्त तरीके से। की लॉगर क्या है? तो ये हार्डवेयर की लॉगर इज ए स्मॉल पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज मैनुअली अटैच्ड टू द कीबोर्ड वायरिंग प्लग्ड इनटू द पीसी सीपीयू। यानी जब आप लोग सीपीयू में कीबोर्ड वाला वायर जोड़ते हैं ना, तो की लॉगर में लगा के तब सीपीयू में लगाना होता है। और ये क्या करता है? तो मैंने पहले ही बता दिया था क्या? तो जो भी अगर आप यूज में नहीं है, पास कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑन है वो, और अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके अनुपस्थिति में कौन आपके कंप्यूटर से, कौन आपके कीबोर्ड से क्या टाइप किया वो की लॉगर रिकॉर्ड करके रख लेता है। नेक्स्ट है वायरसेस। वायरस क्या होता है? एक तरह का मैलिशियस प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के फाइल्स पर अटैक करता है और उसको डैमेज कर देता है। मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको आपकी सारी सूचनाओं को थर्ड पार्टी तक पहुंचाता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कौन सा वेबसाइट यूज करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं। एडवेयर क्या करता है? वो तो आप लोग अब भली भांति परिचित होंगे। एक कुछ भी ये नेट खोलो, कोई भी चीज़ ओपन करो, इतना ना ज़्यादा ऐड आता है कि मत पूछो, ठीक है। तो कभी कभी आपके कंप्यूटर पे, आपके सिस्टम पे अगर एडवेयर भी आ गया ना, तो बेवजह का ऐड आपको दिखाते रहता है, ठीक है। तो यह भी एक तरह का खतरनाक चीज़ ही है। देन है आपका स्पैम। स्पैम किसको कहा जाता है? स्पैम कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत लोगों को मालूम नहीं होती है, तो आप लोग जान लीजिए स्पैम मैसेज किसको कहते हैं। जब एक ही मैसेज हजारों लोगों को एक ही बार भेजा जाता है, या एक ही आदमी को हजारों मैसेज एक बार में भेजा जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग स्पैम। सोच लो, आदमी पगला आ जाएगा। कभी कभी देखते हो ना, मोबाइल ऑफ रहता है, तुम लोग ऑन करते हो तो टिंग टोंग करते रहता है, इतना ना ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज आता है। नेक्स्ट है डिस्क डिफ्रैगमेंट। इसका क्या काम है? तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक प्रोग्राम है जो कि आपके डिस्क में जो भी बीच में ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्पेस बच जाता है किसी फाइल को डिलीट करने के बाद, तो उसको वो एडजस्ट करता है ताकि आपके मेमोरी में पर्याप्त जगह रहे और फिर आपका मेमोरी अच्छा काम कर सके। नेक्स्ट है एंटीवायरस प्रोग्राम। ये क्या होता है? तो एक तरह का प्रोग्राम होता है ये जो कि आपके कंप्यूटर में वायरस को खोजता है, उसको रोकता है और जरूरत पड़ने पर उसको डिलीट भी करता है। सर्ज प्रोटेक्टर किसको करते हैं? सर्ज प्रोटेक्टर इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है जो कि वोल्टेज स्पाइक्स को कंट्रोल करता है। जैसे आपका फ्यूज़ हो गया, ये आपका स्टेबलाइजर हो गया, ये सारे के सारे सर्ज प्रोटेक्टर में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे तो समाप्त हो गया आपका पूरा पार्ट ए। अब पार्ट
बी में हम लोग चलेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आशा है कि आप लोग इसको भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं। राइटर में दो तरह के मोड होते हैं, एक इंसर्ट मोड और दूसरा ओवरराइट मोड। ठीक है, इंसर्ट मोड का यूज जब हम लोग करते हैं तो हम लोग टाइप करते जाते हैं और कर्सर दाहिने तरफ भागते रहता है। ठीक, लेकिन ओवरराइट मोड में क्या है कि कर्सर भागता नहीं है, जो पहले से लेटर लिखा है वो मिटते जाता है और नया वर्ड लिखाते जाता है। तो ये ऑलरेडी आपको पता है। द ओवरराइट मोड टाइप्स ओवर एनी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इफ टाइपिंग इज कंटिन्यूड। ये तो मैंने बताया ही है कि अगर आप टाइपिंग कंटिन्यू किए हुए हैं तो ओवरराइट मोड क्या करता है, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट यानी पहले से टाइप किए हुए टेक्स्ट को मिटाते जाता है और नया वर्ड लिखते जाता है। लिब्रे ऑफिस में दो तरह के टूल बार के लोकेशन होते हैं, एक डॉग्ड यानी एक जगह फिक्स और दूसरा फ्लोटिंग यानी इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अंडू के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं शॉर्टकट की, रीडू के लिए कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं। अगर आप लोग वर्टिकल ब्लॉक सिलेक्शन चाहते हैं, जैसे अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से अगर हमको यहाँ तक सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो यहाँ से लेके हम यहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये ऐसे लंबा लंबी, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से जैसे ही यहाँ करोगे तो पता चला कि पूरा हिस्सा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर चाहते हो कि नहीं बस हमको वर्टिकली सिलेक्शन ही चाहिए तो इसके लिए आपको ऑल्ट शिफ्ट और F8 की प्रेस करना पड़ेगा, फिर उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये हिस्सा सेलेक्ट नहीं होगा, बस इतना ही दूर सेलेक्ट होगा। या तो ये यूज कीजिए और नहीं तो एडिट में जाइए, सिलेक्शन मोड में जाइए और ब्लॉक एरिया पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, टू व्यू नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, जिसको हम लोग पिलक्रो साइन कहते हैं, यानी आपने टैब कहाँ पे यूज किया, स्पेस कहाँ पे यूज किया, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कीबोर्ड से जो आप टाइप तो कर देते हैं लेकिन पता चलता है क्या कि कहाँ पे स्पेस यूज हुआ, कहाँ पे टैब की यूज हुआ, कहाँ पे इंटर की यूज हुआ, इसको कहते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। और अगर आप चाहते हैं इसको देखना तो इसके लिए आप लोग CTRL+F10 दबाएंगे तो आपको दिखा देगा। अब देखिए, नया टेबल इंसर्ट करना है तो आप लोग Ctrl+F12 या फिर टेबल में जाइए और इंसर्ट टेबल का यूज कीजिए। स्टाइल्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम माइंड में रखिएगा। स्टाइल्स वर्ड प्रोसेसर का एक पार्ट है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट इफेक्ट रखता है। स्टाइल्स को समझिए क्या है। स्टाइल्स को सीधा एक तरह से कहिए रेडीमेड फॉर्मेटिंग। अब जैसे आप लोग कुछ टाइप कर रहे हैं तो जैसे मैंने देखिए यहाँ पे बुलेट्स लगाया, फिर उसको बोल्ड किया, ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट रखा, फॉन्ट का साइज ये रखा, कहीं जगह तो मैंने ऊपर में देखा होगा कि हाईलाइटर का भी यूज किया है। तो आपने क्या देखा कि बहुत सारा फॉर्मेटिंग हमको यूज करना पड़ रहा है, तो उतना तो हमको मेहनत बार बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टाइल्स क्रिएट कर लें वैसा करके तो बस एक बार उस स्टाइल को चूज कीजिए, आपको फॉर्मेटिंग उतना नहीं करना पड़ेगा, सेम फॉर्मेटिंग आपको किया हुआ मिल जाएगा, यानी मल्टीपल फॉर्मेटिंग का टेम्पलेट बोल सकते हैं, यानी क्या, रेडीमेड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। चलिए, और इसका यूज़ कब करना चाहिए, जब आपके पास समय नहीं हो, यानी फॉर्मेटिंग करने का। अब देखते हैं लिब्रे ऑफिस के कितने स्टाइल कैटेगरीज हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के 6 स्टाइल कैटेगरीज हैं, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल्स और टेबल स्टाइल्स। ओके, चलिए, फिल फॉर्मेट मोड का क्या यूज़ है। फिल फॉर्मेट मोड इज यूज टू अप्लाई स्टाइल टू मैनी एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल्स डेक एंड डबल क्लिक दिस टाइम। ये ऑब्जेक्टिव में भी मैंने बताया था कि फिल फॉर्मेट मोड क्या करता है, बार बार स्टाइल्स मेन्यू का यूज करने से आपको बचाता है। एक बार यूज कीजिए फिल फॉर्मेट मोड और आराम से करते रहिए, आपका समय बचा देगा ये। ग्रुपिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, ये मैंने आपको बताया था कि अगर 4 इमेज है और चारों में हम एक साथ ही कोई सेटिंग डालना चाहते हैं तो ग्रुपिंग कर देने से क्या होगा कि एक ही बार में कोई भी सेटिंग डालेंगे तो चारों पे अप्लाई होगा। ऐसे क्या होता है, एक को सेलेक्ट करो तो दूसरा गायब, दूसरा को सेलेक्ट करो तीसरा नहीं होगा, ऐसे करके। टेम्पलेट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पलेट डॉक्यूमेंट मॉडल होता है जिसका यूज करके आप दूसरे डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, जैसे सैम्पल पेपर। तो टेम्पलेट क्या है, पहले से बनाया डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, बस आप उसमें मॉडिफिकेशन कीजिए और यूज कीजिए, यानी रेडीमेड डॉक्यूमेंट। टीओसी का फुल फॉर्म होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज का यूज हम लोग कब करते हैं, तो किसी एक ही लेटर को जब बहुत सारे आदमी को एक ही बार में भेजना होता है तब हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। ओके, और इसको करने के लिए हम लोग को 2 काम करना होता है। सबसे पहले तो मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, यानी मेन चिट्ठी का जो कंटेंट होगा सो, और फिर दूसरा डेटा सोर्स यानी रिसिपेंट्स, यानी ये मैसेज, ये चिट्ठी किसको किसको भेजा जाएगा।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका ये हो गया, 2 लेसन और बचे हैं, तो धीरज बनाए रखिए और अगर चाहते हैं इसको रोक के थोड़ा देर बाद देखना तो थोड़ा देर बाद भी आप लोग इसको देख सकते हैं। और थोड़ा ही बचा, अब ज़्यादा देर का है नहीं, तो बस थोड़ा ही बचा है, उसके बाद आपका ये वीडियो भी ओवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार होता कहाँ है? तो ये कहाँ होता है? टॉप में होता है, कैल्क शीट के टॉप में होता है। और यहाँ पे आप लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। नेम बॉक्स क्या करता है? तो ये सेल रेफरेंस बताता है। सेल रेफरेंस मतलब सेल का एड्रेस, जैसे A1 B1 या सेल का रेंज बताता है, A1 से C1, A1 से B1, इस तरीके से। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आइकन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो इक्वल टू का साइन वो उसमें डाल देता है, क्योंकि आपको पता है ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इन एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ डैश साइन, इक्वल टू का साइन, ये याद रखिएगा। इक्वल साइन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी फॉर्मूला या किसी भी फंक्शन को इंसर्ट करने से पहले। टाइटल बार कहाँ होता है? तो लोकेटेड एट द टॉप, सबसे ऊपर में होता है टाइटल बार, जो कि बताता है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव संसार इसका फाइल का नाम है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है? नाम बतलाता है करंट स्प्रेडशीट का। एक्टिव सेल डिफरेंस, ये सेल का स्पेलिंग गलत टाइप हुआ है, इसे मैंने टाइप नहीं किया था, ठीक है। एक्टिव सेल किसको कहते हैं? तो एक्टिव सेल जब डार्क बाउंड्री से घिरा हुआ होता है तो उसको एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव सेल होता है A1 पूरा ब्लैक डार्क बॉर्डर से घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट है एक्टिव सेल रेफरेंस, जिसको हम लोग नेम बॉक्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है? तो जो सेल अभी एक्टिव है उसका पता आपको दिखाता है, यानी अगर B1 एक्टिव है तो B1 लिख के दिखाएगा, और उसको हम लोग नेम बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है कि हर एक सेल में कितना रो और कितना कॉलम होता है, सॉरी एक स्प्रेडशीट में कितना रो और कितना कॉलम होता है। बात करें कैल्क की तो रट्टा मार लीजिए इसको कि कैल्क सीट में, एक सीट में 10,48,576 रोज और 1024 कॉलम्स होते हैं, यानी 1024, ठीक है। 1024 कॉलम और 10,48,576 रोज होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। और ये भी याद रखें कि नंबर्स कैन बी स्टार्टेड विद ए डॉलर साइन और विद सम अदर करेंसी सिम्बल्स टू डिस्प्ले एज करेंसी। अगर आप कोई नंबर इंसर्ट कर रहे हैं और उसको एज अ करेंसी यानी रुपया के रूप में शो करना चाहते हैं तो आप डॉलर या रुपया या फिर दूसरे करेंसी सिम्बल का यूज करेंगे नंबर से पहले, तो उसको कंप्यूटर नंबर नहीं बल्कि करेंसी मानेगा। फॉर्मूला क्या होता है? तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। फॉर्मूला क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि आपके कैलकुलेशन को आसान बनाता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फॉर्मूला को लिखना होता है। अब जैसे हमको मान लो कि पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? L + B + L + B, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। और फंक्शन क्या हुआ? 2 × L + B, यानी बस आपको L और B के जगह पे वैल्यू बैठा देना है, बात ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया फंक्शन, यानी रेडीमेड फार्मूला। और ये जो कुछ कॉमन है, यानी यहाँ पे कुछ कॉमन फंक्शंस दिए गए हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं, बराबर यूज करते हैं इसका। क्या? तो सम जोड़ने के लिए, डिफरेंस घटाने के लिए, टुडे आज का डेट शो करने के लिए, मैक्स पूरे सीट पर मैक्सिमम वैल्यू को शो करने के लिए, मिन सबसे मिनिमम यानी कम वैल्यू को शो करने के लिए, नॉट ठीक उल्टा वैल्यू दिखाने के लिए, और एंड का यूज और का यूज। ये सारे के सारे लॉजिकल फंक्शंस हैं, लॉजिकल फंक्शंस है। जैसे एंड, यानी 2 अगर रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा तो तीसरा भी ट्रू दिखाएगा एंड में। और में होता है क्या? 2 में से कोई एक भी अगर ट्रू है, पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव दिखाएगा। तो इसके बारे में आप किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है ऑटोफिल फीचर, ठीक है। ऑटोफिल क्या करता है? ये आपके डेटा एंट्री को आसान कर देता है। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 टाइप किए, यहाँ पे 2 टाइप किए, और फिर अगर आपको 100 तक टाइप करना है तो 1 2 3 4 इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस 1 और 2 टाइप कीजिए सीरीज, और उसी को ऑटोफिल हैंडल से नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए। जितना तक आपको नंबर चाहिए उतना तक नंबर अपने आप टाइप कर देगा। नंबर क्या? डेट, मंथ का नेम, डे का नेम एंड मैनी मोर। आप लोग चाहें तो खुद का सीरीज क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सेल डिफरेंस। तो यह मैंने आपको बताया था कि सेल एड्रेस को ही सेल डिफरेंस कहा जाता है। मिक्स सेल डिफरेंस किसको कहते हैं? मिक्स सेल डिफरेंस रिलेटिव सेल डिफरेंस और एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का मिश्रण होता है। ठीक है, रिलेटिव में किसी ढंग की कोई सिंबल नहीं होती सेल के एड्रेस में, जैसे A1 टू A1 टू A2 कोई सिंबल का यूज नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे एब्सोल्यूट में रो से भी पहले और कॉलम से भी पहले डॉलर का साइन रहता है, जैसे $A $1 टू $A $2। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट। और मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों रहेगा, यानी सेल एड्रेस से पहले एक में डॉलर नहीं रहेगा और एक में रहेगा, तो हो गया क्या, मिक्स हो गया, जैसे $A1। ओके, अब क्या है, डेटा कंसोलिडेट। ये तो मैंने बताया था आपको, अलग अलग रेंज के दो वैल्यूज़ को कंबाइन कर देता है ये। और इसका यूज हम लोग कब करते हैं, तो जैसे दो अलग अलग डेटा दो अलग अलग जगह पे रखा है और दोनों को एक जगह जोड़ के, एक जगह रख के हम लोग जोड़ना चाहते हैं, तो कंसोलिडेट फीचर का यूज करेंगे। अगर आपको सीट पे सब टोटल करना है तो किसका यूज करेंगे, Ctrl+F2, CTRL+F2 का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द सिनेरियो इज ए टूल टू टेस्ट। सिनेरियो का यूज किस लिए करते हैं, तो व्हाट इफ क्वेश्चन को चेक करने के लिए, यानी अगर वैल्यू इतना डाले तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा। मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट 5% हो, प्रिंसिपल मेरा इतना है, तो मुझे अमाउंट वापस कितना मिलेगा, इस तरीके से। ए सिनेरियो इज एसेंशियली ए सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज फॉर योर कैलकुलेशन। सिनेरियो क्या होता है, पहले से ही सेव किया हुआ वैल्यू रहता है जिसके आधार पे हम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और क्या ये भी बता दिया था मैंने, कैल्क आपको मल्टीपल इनपुट के बदले मल्टीपल आउटपुट जनरेट करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, गोल सीक का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, तो यूजिंग गोल सीक यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। यानी गोल सीक का यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि भाई इतना लाने के लिए हमको कितना वैल्यू चाहिए। याद रहे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको पूरा याद कर लीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। देन है टूल्स सॉल्वर। सॉल्वर जो है मैंने बोल रखा था कि गोल सिक्के जैसे ही होता है। ठीक है ना। टूल्स सॉल्वर अमाउंट्स टू ए मोर एलोबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, उसी के जैसा होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, द डिफरेंस इज डैट द सॉल्वर डील्स विथ इक्वेशंस विथ मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। सॉल्वर अलग अलग वैल्यूज़ पर वर्क करता है, लेकिन वही गोल सीक बहुत कम ही वैल्यू पर वर्क करता है। यानी जब आपको कम सम वैल्यू में अगर आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो गोल सीक का यूज करेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा इनपुट लेके तब आउटपुट लेना है तो सॉल्वर का यूज करेंगे। देख रहे हैं ना, इट इज स्पेशली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ वैल्यूज डेट यू डिफाइन। यानी जैसा हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे उसके हिसाब से हमको आउटपुट देता है। एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूट लिंक वर्क करना कब बंद कर देगा, तो जब उसके टारगेट को मूव कर देंगे। ठीक है, यानी अगर हमको पेस्ट करना है डी में और हम डी नाम के अनुराग नाम के फोल्डर में सेव करना चाहते हैं और अनुराग नाम के फोल्डर को पहले ही हटा दिए, तो फिर एब्सोल्यूट लिंक काम नहीं करेगा। रिलेटिव लिंक काम नहीं करेगा तो ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। यानी पहले से रिलेटिव है, दोनों को जोड़ रखा है और दोनों में से कोई एक भी अगर हम लोगों ने उसको लोकेशन चेंज कर दिया तो फिर रिलेटिव लिंक काम करना बंद कर देगा। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। शेयरिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट का शेयरिंग ये लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोवाइड करता है। राइटर में, इम्प्रेस में, ड्रॉ में, इसमें क्या है कि एक बार में एक ही यूजर वर्क कर सकता है एडिटिंग का, लेकिन कैल्क में ऐसा नहीं है। कैल्क डॉक्यूमेंट को आप चाहें तो मल्टीपल यूज़र को शेयर कर सकते हैं, और एक ही डॉक्यूमेंट में 10 आदमी को शेयर करेंगे तो 10 आदमी एक बार में एक डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, तो रिकॉर्ड करने के लिए, यानी अगर आप रिकॉर्ड चेंजेस को ऑन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट एडिट में जाइए, ट्रैक चेंजेस में जाइए और रिकॉर्ड में जाइए। उसके बाद आप जो भी चेंजिंग करेंगे वो अपीयर होगा और उसको शो करेगा रेड बॉर्डर से। उस सेल में रेड कलर का बॉर्डर चारों तरफ से आपको दिख जाएगा। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो इज ए सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स डेट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मैक्रो क्या होता है? यानी आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अभी तो चाहिए ही चाहिए, बाद में भी चल के चाहिए। जैसे आप लोग का अटेंडेंस रजिस्टर, जनवरी वाला में स्टूडेंट का नाम लिखाया,
तो फिर फरवरी वाला में लिखाएगा, मार्च में लिखाएगा, इसी तरीके से हर महीने लिखाएगा, तो बार बार लिखने में दिमाग खराब होगा। इसलिए क्या करो, एक बार जो है मैक्रो रिकॉर्ड कर दो और जनवरी वाला में मैक्रो रिकॉर्ड करके और उसको सेव कर लो, और जैसे ही फिर फरवरी वाला में हमको स्टूडेंट का नाम चाहिए होगा, सीधा मैक्रो रन करवा देंगे, नाम अपने आप टाइप हो जाएगा। तो ये इसका यूज होता है। अब क्या, कैल्क कैन कॉल मैक्रोज एज कैल्क फंक्शन। कैल्क को ये मैक्रोज को कॉल कर सकता है किस रूप में, कैल्क फंक्शंस के रूप में। और चलिए लास्ट इसका है ऑब्जेक्टिव, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड एंड सेव्ड इट ऑटोमेटिकली कंटेन्स ए लाइब्रेरी नेम्ड स्टैंडर्ड। जब डॉक्यूमेंट को क्रिएट और सेव कर देते हैं तो अपने आप ये लाइब्रेरी यानी लोकेशन बना लेता है फाइल को सेव करने का, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फाइल लाइब्रेरी कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट यूनिट, जो कि है आपका डेटाबेस, और उसके बाद फिर आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ब्रेक लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, द कंसेप्ट ऑफ डेटा कम्स फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट। यानी जो डेटा का कंसेप्ट है, डेटा का मतलब क्या होता है, रॉ फैक्ट और फिगर, यानी कच्ची सामग्री। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है डेटा, कोई भी जानकारी इकट्ठा करना, वो भी क्या जानकारी कैसा, जो कि अरेंज्ड नहीं हो। दूसरा क्या है, डेटा को सिंगुलर फॉर्म में क्या कहते हैं, डेटम, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। जब डेटा को आप प्रोसेस कर देते हैं, जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे, ये याद कर लेना है इसको। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जैसे मेरा नाम एक बार लिख दिया और फिर क्या गलती से दोबारा भी लिख दिया, तो इसी को कहते हैं क्या, डेटा रिडंडेंसी, जो कि एक्सेस अलाउ नहीं करता। अगर मेरा एक बार एंट्री हो गया तो फिर मेरा रिकॉर्ड दोबारा एंट्री नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या, DBMS जो वर्ड है, इसको सबसे पहले दिया था कौन, EF कॉर्ड ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था IBM PC में। डेटाबेस क्या है, तो डैश इज ए सॉफ्टवेयर करके क्वेश्चन रह सकता है। तो डेटाबेस इज ए सॉफ्टवेयर, वो क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि आपके डेटा को बहुत सारे पर्पस के लिए सेव करके रखता है। ओके, इन ए डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस में डेटा किस फॉर्म में स्टोर रहता है, टेबल्स के रूप में स्टोर रहता है। ए कॉलम विद इन ए टेबल डेट कंटेंस ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड, जो कि ऊपर बता दिए हैं। यानी टेबल का जो कॉलम होता है और वो एक ही तरह का डेटा अपने अंदर कंटेन करता है, उसको हम लोग कहते हैं फील्ड। ए सेट ऑफ वेरियस फील्ड्स इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। यानी बहुत सारे फील्ड को जो कनेक्ट करके रखता है वो क्या है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में आपने देखा होगा ये सीधा रहता है, उसमें बहुत सारे फील्ड आते हैं। रिकॉर्ड को हम लोग टपल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। रो, रिकॉर्ड, टपल और इंस्टेंस, याद रखिएगा। अब देखिए, ए डेटाबेस टेबल मस्ट कंटेन ओनली यूनिक डेटा। डेटाबेस का जो टेबल होता है ना, उसमें सारा का सारा डेटा यूनिक होता है, यानी डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है। और वो यूनिक कैसे बनता है, प्राइमरी की के माध्यम से। इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट एज यूनिक एवरी टेबल मस्ट हैव सम फील्ड दैट कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ प्राइमरी की। अब फील्ड ही है, फील्ड में बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, लेकिन उसमें से किसी ऐसे फील्ड का चुनाव करना होता है जो कि सबका यूनिक हो। अब जैसे एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ये सबका यूनिक होता है। नाम मिल सकता है, फादर्स नेम मैच कर सकता है, लेकिन आपका रोल नंबर, एडमिशन नंबर मैच नहीं करेगा, तो उसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। टेबल में हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कौन, प्राइमरी की। और प्राइमरी की कैन नेवर बी नल इन ए टेबल। नल का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। जिसमें प्राइमरी की आपने लगाया है उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, यानी उसमें कुछ भरेंगे तभी उसका डेटा एंट्री आगे कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये डेटाबेस क्या है, मोर देन वन टेबल। डेटाबेस में एक भी टेबल हो सकता है और एक से अधिक टेबल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस सर्वर, ये जो है आपका वो सैम्पल पेपर वाले में भी ये क्वेश्चन था क्या, तो डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट स्टोर द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली बाय द DBMS सॉफ्टवेयर। यानी ऐसा कंप्यूटर, ऐसा सर्वर जिसमें बस डेटाबेस DBMS सॉफ्टवेयर के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है, दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जाता है, उसको कहते हैं डेटाबेस सर्वर्स, जैसे बैंक वगैरह का होता है। और याद रहे, डेटाबेस सर्वर्स इज ऑल्सो कॉल्ड और रेफर्ड टू एज बैक एंड्स। डेटाबेस सर्वर को हम लोग बैक एंड्स भी बोलते हैं।
उसके बाद है एसक्यूएल, HSQL-BD। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हाइपर एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, हाइपर एसक्यूएल DB होता है, मैंने BD लिख दिया है, आई एम सॉरी। HSQL-DB यानी हाइपर एसक्यूएल डेटाबेस, जहाँ पे एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। याद रख लीजिएगा, ये सब फुल फॉर्म बहुत काम का है। टीनी इंटीजर कितना स्टोर करता है? 1 बाइट। स्मॉल इंटीजर 2 बाइट। इंटीजर 4 बाइट। बिग इंटीजर 8 बाइट। ये सारे के सारे डेटा टाइप्स हैं। नंबर, फ्लोट और रियल डेटा टाइप अपने मतलब वेरिएबल होता है, वो अपने ज़रूरत के हिसाब से स्टोरेज स्पेस लेता है। अब चलिए 3 पॉइंट्स और बच गए हैं आज के इस वीडियो की। ए फॉरेन की इज ए कॉलम। फॉरेन की किसको कहते हैं? ए फॉरेन की इज ए कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन ए रिलेशनल डेटाबेस टेबल, यानी टेबल 1 हो गया और टेबल 2 हो गया। ठीक है, तो हर एक टेबल का अपना अपना प्राइमरी की है। तो टेबल 2 का जो प्राइमरी की होता है, टेबल 2 का प्राइमरी की वो टेबल 1 के लिए फॉरेन की होता है। क्यों? टेबल 1 देश और टेबल 2 विदेश। ठीक है, तो टेबल 1 के लिए जो टेबल 2 का प्राइमरी की होगा उसको फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना। एंड दैट प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन डेटा इन 2 टेबल। जब हम लोग टेबल 1 और टेबल 2 को जोड़ते हैं तो टेबल 1 के प्राइमरी की से टेबल 2 के प्राइमरी की को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेन की जो है टेबल को जोड़ने में काम देता है। It acts as a cross reference between tables because it references the primary key of another table, thereby establishing a link between them. ये किसकी तरह काम करता है? क्रॉस रेफरेंस। क्यों? क्योंकि एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल के प्राइमरी की को जोड़ता है, इसीलिए। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट। टू ड्रॉ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अगर आप 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको टूल्स मेन्यू में जाना पड़ेगा और फिर रिलेशनशिप कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, चलिए, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DDL। DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपकी इसी के साथ आपकी पूरी तैयारी ऑब्जेक्टिव संसार के माध्यम से करवा दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तो आप लोग ऑब्जेक्टिव संसार का ये सारा का सारा क्वेश्चंस देख जाएं। दूसरी बात, जाते जाते लास्ट में जो बता रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट, वो 5 क्वेश्चन, लास्ट का जो 5 क्वेश्चन होता है ना क्वेश्चन, वो केस बेस्ड होता है। केस बेस्ड मतलब क्या? वो आपको सैम्पल पेपर में दिया गया है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि कुछ घटना बना के दे दी जाती है, जानबूझ के कुछ घटना बना के दे दिया और उसी में क्या किया, फीचर का यूज कर दिया कंप्यूटर का। ठीक है, कि जैसे आपको ऑप्शन दे दिया कि मुस्कान जो है वो फलाने ये काम करना चाहती है, इस काम को करने के लिए वो किस फीचर का यूज़ करेगी, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, उसका नाम दे दीजिएगा, बस हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोग का प्रिपरेशन इसके साथ कंप्लीट हो चुका है और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग अच्छा मार्क्स अचीव करें। और जाते जाते आपसे वही गुजारिश है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और एक बार मेरे दूसरे चैनल योर अनुराग पे विजिट ज़रूर कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, या फिर रिज़ल्ट एनालिसिस को लेके हम लोग मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। जय हिंद, बाय।